1 नवंबर 2022 सऊदी अरेबिया इंटेलिजेंस को एक खबर मिलती है कि ईरान उन पर फुल ब्लोन अटैक करने वाला है, वो भी सिर्फ 48 घंटों के अंदर। और ईरान का मुख्य टारगेट क्या है? सऊदी के वैल्यूएबल ऑयल रिजर्व्स। That Iran is planning to attack Saudi oil infrastructure. Riyadh has reason to believe Iran could wage an attack. Even the United States finds these allegations credible. इस वॉर के खतरे से आज सारे के सारे गल्फ कंट्रीज रेड अलर्ट पर है। मिडिल ईस्ट से दुनिया का 1/3 एनर्जी सप्लाई आता है। सो बस इमेजिन करो इस एक जंग से पूरी की पूरी दुनिया पर कितना डिजास्ट्रस इंपैक्ट पड़ सकता है। और वो भी बस एक ऐसी जंग की वजह से जो शुरू ही हुआ था बस एक लड़की के बुर्का पहनने के सही तरीके के ऊपर। यस, द महसा अमीनी केस। इसके बारे में शायद आपने पहले सुना भी होगा। करंटली ईरान में सिचुएशन ऐसी है कि वहां पर पास्ट के 1 महीने से बड़े पैमाने पर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ऐसे प्रोटेस्ट जिसमें 200 लोग से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और उसमें से 29 तो बच्चे थे। और ये सब कुछ शुरू हुआ जब 22 साल की एक ईरानी लड़की महसा को ईरान की स्पेशल रिलीजियस पुलिस फोर्स कॉल्ड द मोरालिटी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने हिजाब करेक्टली नहीं पहना था, जो अनफॉर्चुनेटली ईरान के कानूनों के खिलाफ था। अब रिपोर्ट्स के अनुसार इस वजह से पुलिस ने महसा के अरेस्ट के दौरान उसके सर पर जोर से हमला किया था, जिसकी वजह से अरेस्ट के ठीक 3 दिन बाद महसा की मौत हो गई। अब ये इंसिडेंट मानो ईरानी लोगों के लिए एक आई ओपनर का काम कर गया और उसके बाद सारे ईरानियंस मिलकर ईरान के रिग्रेसिव लॉस के खिलाफ अपनी आवाज उठाने लगे। लेकिन एक मिनट, इस पूरे सिचुएशन में सऊदी कहां से आ गया? वेल, ईरान का यह मानना है कि इन प्रोटेस्ट को भड़काने में सऊदी अरेबिया का हाथ है। एंड प्लस ईरान सस्पिशियस है कि इस प्रोटेस्ट की वजह से उसे जो भी नेगेटिव मीडिया कवरेज मिल रही है उसके लिए भी सऊदी ही रिस्पॉन्सिबल है और इसके बारे में ईरान काफी सीरियस है। हाल ही में सितंबर 2022 में ईरान ने नॉर्दर्न इराक में रह रही कर्दिश कम्युनिटी पर ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था। अब इतने सीरियस अटैक के पीछे की वजह यह थी कि उन्हें ऐसा लगा कि वो भी इन प्रोटेस्ट को भड़काने का काम कर रहे हैं। सो इस इंसिडेंट से हमें क्लियरली इंडिकेट होता है कि सऊदी और ईरान की जो राइवलरी है ये काफी टेंस्ड हो चुकी है एंड द वॉर इज वेरी मच एट रिस्क। बट बात यह है ना कि ये राइवलरी जो है ये अभी की नहीं है, बट असल में ये 16th सेंचुरी से चलती आ रही है। सऊदी की ईरान के साथ जो राइवलरी है इसकी शुरुआत हुई थी 1500s में। मैं बात कर रहा हूं द शिया सुन्नी डिवाइड की। आप लोगों को तो पता ही होगा इस्लाम रिलीजन में 2 मेजर सेक्ट्स हैं, शिया और सुन्नी। इसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन सुन्नीस का है क्योंकि शिया सिर्फ अराउंड 10 से 13% ही है दुनिया में। अब सऊदी अरेबिया एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है और ईरान ऑन द अदर हैंड शिया मेजॉरिटी कंट्री है। अब हालांकि इनमें शिया सुन्नी डिवाइड तो 1500 से ही था, लेकिन फिर भी ये डिवाइड इन दोनों कंट्रीज में टकरार का मेजर कारण बना 1979 के बाद, जब से शुरू हुआ इन दोनों में एक रेस फॉर रिलीजियस सुप्रीमेसी। बात यह है ना, 1979 के पहले ईरान और सऊदी एक दूसरे के साथ काफी कॉर्डियल थे क्योंकि उनके बीच एक कॉमन लिंक था, द यूएसए। 1960s के दौरान यूएस गल्फ रीजन के इन दोनों कंट्रीज, जो कि दोनों मेजर पावर्स थे, के साथ काफी फ्रेंडली रिलेशंस बिल्ड कर रहा था। इनफैक्ट इन दोनों नेशंस के हेड्स भी यूएस बैक्ड अप ही थे। लेकिन फिर ईरान में आए उनके शाह या लीडर मोहम्मद रजा पहलावी। उन्होंने यह फैसला लिया कि वो ईरान को वेस्टर्नाइज, सेक्युलराइज और मॉडर्नाइज करेंगे। इनफैक्ट इस पर तो उन्होंने इसके लिए सऊदी के किंग्स को भी खत लिख दिया था, ये बोल के कि प्लीज मेरे भाई मॉडर्नाइज हो जाओ, अपने देश को जरा सा ओपन करो, अपने स्कूल्स को कोएड बनाओ, औरतों को मिनी स्कर्ट्स पहनने की अनुमति दो, देश में डिस्कोर्स को शुरू करो, वरना मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि आप सऊदी पर कब तक रूल कर पाओगे। वेल, लिटिल डिड ही नो ये तो उसी के साथ होने वाला था, क्योंकि उनके नए आइडियाज उनके जनता को, उनके कंजर्वेटिव जनता को भाए नहीं और उन सभी ने मिलकर उसे सीट से निकालने के लिए शुरू कर दिया द फेमस इस्लामिक रेवोल्यूशन। एक ऐसा रेवोल्यूशन जो सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गया। अब इससे ईरान में तो शाह का ऑटोक्रेटिक रूल एंड हो गया और ईरान में शिया थियोक्रेसी एस्टैब्लिश हो गई। बट फिर पावर में आ गए इस्लामिक रेवोल्यूशन के एक प्रोमिनेंट लीडर आयतुल्लाह खोमेनी। अब फ्रेंड्स, इस नाम को बिल्कुल याद रखना क्योंकि खोमेनी ईरान के एक बहुत बड़े रिलीजियस फिगर है और इन्होंने आते ही ईरान की आइडियोलॉजी पूरी की पूरी चेंज कर दी। खोमेनी चाहते थे ईरान को एक रीजनल सुपर पावर बनाना थ्रू शिया इस्लाम, जिसके लिए उन्होंने दुनिया भर के शिया मुस्लिम्स को यह संदेश दिया कि उन्हें भी अपनी सरकारों को जड़ से उखाड़कर उसके जगह पे ईरान की तरह एक शिया शासन एस्टैब्लिश करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है इस संदेश की गूंज एक सुन्नी मेजॉरिटी देश सऊदी तक भी सुनाई दी, क्योंकि अब तक तो लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड का खिताब सऊदी ने अपने पास रखा था, बिकॉज बाकी के इस्लामिक देशों ने भी कहीं ना कहीं सऊदी को इस्लाम का गढ़ ही माना था, क्योंकि इस्लाम के 2 होलीएस्ट प्लेसेस मक्का और मदीना सऊदी में ही सिचुएटेड है। सो जाहिर सी बात है
है ईरान के इस्लामिक लीडर बनने के ये न्यू फाउंड एम्बिशन से सऊदी बहुत थ्रेटेंड फील करने लगा और इसी थ्रेट को रिलीव करने के लिए सऊदी ने एक ऐसा स्टेप लिया जिसने उसके और ईरान के रिलेशंस हमेशा के लिए खराब करके रख दिए। वो स्टेप था ईरान इराक वॉर को फंड करना। हुआ ये कि खोमेनी के शिया डोमिनेंस वाले आइडिया से इराक में बैठी सुन्नी गवर्नमेंट भड़क उठी, क्योंकि इराक में सरकार तो सुन्नी थी लेकिन उनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन शिया थी। तो अगर खोमेनी से इंस्पायर होकर सारे इराकीज सुन्नी गवर्नमेंट से खिलाफ हो गए तो बस इसी के चलते 1980s में सद्दाम हुसैन की लीडरशिप में इराक ने ईरान पर एक जंग छेड़ दिया। अब ये एक ऐसी जंग है जिसके घाव आज भी उनकी आवाम के बीच ताजा है। सद्दाम और खोमेनी के लालच, ताकत और सियासत के इस खेल ने पूरे ईरान इराक की बेल्ट को वॉर क्राइसिस में डाल दिया। बट यू नो व्हाट, ये दोनों ना ही पहले और ना ही आखिरी ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने ह्यूमन इमोशंस को ट्रिगर करके उन्हें यूज करके एक वॉर या फिर रेवोल्यूशन स्टार्ट किया हो। आप सिमिलर पैटर्न्स देख सकते हो गल्फ वॉर, सिविल वॉर, वियतनाम वॉर एटसेट्रा में। ज्यादा शिया पॉपुलेशन होने के बावजूद सुन्नी गवर्नमेंट के खिलाफ जंग छेड़ने सद्दाम हुसैन की लीडरशिप में इराक ने ईरान पर हमला कर दिया। अब आप लोग ही सोचो, अभी एक बड़े रेवोल्यूशन से बाहर आया ईरान वॉर लड़ने के स्टेट में कैसे होता। 1 मिलियन से भी ज्यादा ईरानीज मारे गए, ईरान के शहर तबाह हो गए और उसकी इकोनॉमी आने वाले 30 सालों में गिरती ही गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ईरान को पता चल गया था कि इस जंग में सऊदी का भी हाथ था और वो इराक को मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा था, और वो भी यूएसए के साथ मिलकर। यहीं से सऊदी और ईरान के बीच पनपी चिंगारी को हवा मिल गई। अब आ जाते हैं 2000s में, जब वक्त आ चुका था ना सिर्फ रिलीजियस सुप्रीमेसी का बल्कि मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का। मतलब जैसे इंडिया और चाइना एशियन डोमिनेंस के लिए कंपीट करते हैं, वैसे ही सऊदी और ईरान मिडिल ईस्ट में ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस के लिए लड़ने लगे। और ये क्लियरली दिखने लगा आफ्टर द अरब स्प्रिंग ऑफ 2011। 2011 के बाद पूरे अरब वर्ल्ड में एक सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशंस और आर्म्ड रिबेलियंस होने लगे। अब इस पूरे सिचुएशन का फायदा उठाया दोनों ईरान और सऊदी ने एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी आइडियोलॉजिकल वॉर लड़ने के लिए। आसान भाषा में अगर कहें तो ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट के सारे शिया ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि नंबर 1 यमन में हाउथीज रिबेल, नंबर 2 लेबनान में मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह, और नंबर 3 सीरिया में प्रेसिडेंट बशार अल असाद की गवर्नमेंट। और सऊदी ने ऑन द अदर हैंड इन्हीं ग्रुप्स के ऑपोजिट खड़े सारे सुन्नी ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि नंबर 1 यमन की सुन्नी लेड गवर्नमेंट, नंबर 2 लेबनान की सुन्नी मेजॉरिटी गवर्नमेंट, और नंबर 3 सीरिया में सुन्नी रिबेल्स। अब माइंड यू, ये सारा सपोर्ट प्रॉक्सी तरीके से हो रहा था, डायरेक्ट बिल्कुल नहीं था। मतलब अगर एक एग्जांपल से समझना हो, आज के तारीख में यमन में 4 सालों से शिया हाउथी रिबेल मूवमेंट चल रहा है अगेंस्ट यमन की सुन्नी गवर्नमेंट। अब जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तब ईरान ने हाउथीज में अपॉर्चुनिटी देख के उन्हें फंड करना शुरू कर दिया, और सऊदी ने भी गवर्नमेंट ऑफ यमन को मिलिट्री सपोर्ट देना शुरू कर दिया। सो नाउ द ओवरऑल पिक्चर इज रेड में मार्क्ड ग्रुप्स शिया ग्रुप्स है एंड दे आर ऑल backed by Iran, और ग्रीन में मार्क्ड ग्रुप्स आर सुन्नी ग्रुप्स सपोर्टेड बाय सऊदी। सो बेसिकली ईरान और सऊदी डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने दूसरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के थ्रू अपना बैटल ग्राउंड ऑलरेडी बना लिया है। इस राइवलरी का स्केल इतना बड़ा है कि पूरा मिडिल ईस्ट 2 ट्रुप्स में डिवाइड हो चुका है, एक प्रो सऊदी और दूसरा प्रो ईरान। सो आई होप अब आपको समझ गया होगा कि इस पूरे जंग की शुरुआत कहां से हुई। लेकिन जिस जंग में पूरी दुनिया के ऊपर इतनी भारी मुसीबत आ सकती है, तो उसमें हमारे भारत का क्या हाल होगा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली भूलो मत कि इंडिया ने तो दोनों भी देशों से काफी अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखे। सो ऑफ कोर्स अगर ये दोनों वॉर पर जाते हैं तो इसके रिपल इफेक्ट्स इंडिया एक्सपीरियंस कर सकता है, क्योंकि इंडिया गल्फ कंट्रीज पर ट्रेड और एनर्जी के लिए बहुत ही डिपेंडेंट है, और गल्फ रीजन में इंस्टेबिलिटी मतलब इंडिया के ऑयल सप्लाई चेन्स आर इन डेंजर। अगर आपको इस प्रॉब्लम के बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो रिकॉल करो द गल्फ वॉर ऑफ 1991। इस वॉर के दौरान यहाँ पर इंडिया में ऑयल प्राइसेस इतने बढ़ गए थे कि इंडिया ऑलमोस्ट ऑयल खरीदते खरीदते बैंकरप्ट हो गया था। एंड प्लस इस वॉर की वजह से कुवैत में फंसे 1 लाख इंडियंस को बहुत एफर्ट्स लेकर एयरलिफ्ट करना पड़ा था। सो अगर सऊदी ईरान वॉर होता है तो शायद इससे भी ज्यादा इंडियंस वॉर के बीच में फंस जाएंगे और उन्हें रेस्क्यू करने में हमें बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगी। और अगर इंडिविजुअली देखें तो पहले बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है विद अ टोटल ट्रेड वॉल्यूम ऑफ अबाउट $42 बिलियन, और इसमें मेजर इंपोर्ट होता है इंडिया में ऑयल का। एवरी डे सऊदी से
से 7,50,000 बैरल्स ऑफ ऑयल इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। इसके अलावा 25 लाख इंडियन सऊदी में रहते हैं, जिनकी सेफ्टी के लिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, और ये लोग हमारे देश के लिए प्रॉफिटेबल भी है, क्योंकि गल्फ में रह रहे इंडियंस इंडिया में अराउंड $36 बिलियन एनुअली भेजते हैं एज रेमिटेंस। अब ये सब देखकर अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया वॉर में सऊदी को सपोर्ट करेगा, तो लेट मी रिमाइंड यू कि ईरान भी इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईरान के पोर्ट्स इंडिया को वेस्ट और सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करते हैं। ईरान के थ्रू पास हो रहे नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की वजह से इंडिया पाकिस्तान वाला रूट फुल्ली अवॉइड करके सेंट्रल और वेस्ट एशिया से इफेक्टिवली ट्रेड कर पाता है। ऑल्सो ईरान इंडिया के टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर्स में से एक है, जहां ईरान से रोज 4,25,000 बैरल्स ऑफ ऑयल इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं। सो इंडिया के कनेक्टिविटी और एनर्जी के नीड्स के लिए ईरान भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बट वेट, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग, क्योंकि लकीली हाल ही में रशिया ने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को सरपास कर लिया टू बी इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर। सो आज की तारीख में इंडिया का 22% ऑयल रिक्वायरमेंट तो सिर्फ रशिया से ही पूरा होता है। तो बेसिकली इंडिया किसी भी एक कंट्री पर अब ओवर डिपेंडेंट नहीं है, व्हिच आई थिंक इज स्ट्रेटेजिकली ग्रेट फॉर इंडिया। लेकिन फिर भी आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, अगर आगे चल के सऊदी ईरान का वॉर होता है तो इंडिया की डिप्लोमेसी किस कंट्री को सपोर्ट करेगी और इंडिया को किस कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए? एंड इवन क्या इस वॉर से प्रोबेबली भारत में कुछ मेजर चेंज पड़ेगा? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सिंपलीफाइड फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, keep learning and keep growing. Jai Hind.